हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बिहार बोर्ड फिजिक्स भौतिकी अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये है चैप्टर के पार्ट 13 वीडियो, और इसमें हम लोग कवर करेंगे इसका जो चैप्टर का प्रश्नावली है, अर्थात जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर दिया गया यही हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, यदि आप इसे प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों को इसमें दिया गया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका ऑप्शन देखिए, क नंबर में वास्तविक, ख नंबर में काल्पनिक, ग में है दोनों क एवं ख, और घ नंबर में है कि इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको इसे पीछे बताई थी कि जो समतल दर्पण होता है उसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए, इसका जो सेकंड नंबर है कि परावर्तन का कोण होता है, अर्थात परावर्तन का कोण हम लोग किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन है यहाँ पे आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। सेकंड है कि आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। थर्ड है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण। फोर्थ नंबर है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा कि परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण। अर्थात यहाँ पे यदि रहता कि आपतन कोण किसे बोलते हैं, तो आपतन कोण बोलते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतित किरण, लेकिन यहाँ पे है परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण हम बोलते हैं जो परावर्तित किरण होती है तथा अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये हमारा था सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। अब देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमें किस दर्पण से मिलता है, तो यहाँ पे देखिए, समतल दर्पण इसका ऑप्शन में है, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। तो देखिए, इसमें है हमें प्रतिबिंब मिलना चाहिए वास्तविक। तो देखिए, समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं, बराबर भी बनते हैं तथा काल्पनिक भी बनते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण में तो काल्पनिक बनते हैं और समतल दर्पण में भी काल्पनिक बनते हैं, वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण में। तो देखिए, यहाँ पे बचा एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है हमें। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 4 नंबर का ख नंबर ऑप्शन। तो अब देखिए, ये थी हमारी 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर में है केवल समतल दर्पण द्वारा। तो समतल दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब की हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे ख नंबर ऑप्शन है कि केवल अवतल दर्पण में, ग नंबर है केवल उत्तल दर्पण में, इसका जो लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों में। तो देखिए, समतल दर्पण में भी हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है, अवतल दर्पण में भी मिलता है, और उत्तल दर्पण में तो मिलता ही है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा होगा। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पणों से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए, समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, दोनों क एवं ख, और इसका जो लास्ट ऑप्शन है उत्तल दर्पण से। तो देखिए, समतल दर्पण में वस्तु जितना दूरी पर रहती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बढ़ता है, अर्थात वस्तु दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी समतल दर्पण में। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा तथा आभासी होना चाहिए। तो देखिए, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है इसमें अवतल दर्पण। अब देखिए, इसका जो ग नंबर है कि क एवं ख। तो देखिए, यहाँ पे अगर उत्तल दर्पण नहीं दिया रहता तो हमारा आंसर हो जाता अवतल दर्पण से हमें वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आंसर में दे दिया है कि ग में कि क एवं ख दोनों। अब देखिए, क और ख ग में दोनों के लिए है, लेकिन देखिए उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है
वो हमेशा वस्तु से छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। हमने जब उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता पढ़ रहे थे तो उसी में हम लोग ने ये सभी चीज देखे थे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिल सकता है? एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिल सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर है अवतल दर्पण ख में है, उत्तल दर्पण ग में है, दोनों क एवं ख घ में है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो एक बिंदु स्रोत के समांतर किरणपुंज मिलता है वो किसमें मिलता है? अवतल दर्पण मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो गया क नंबर। फिर इसका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? हम कहाँ पे वस्तु को रखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें प्रतिबिंब मिलेगा, वस्तु के फोकस पर प्रतिबिंब मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में है फोकस पर, ख में है वक्रता केंद्र पर, ग में है ध्रुव पर, और इसका जो घ नंबर में है इसका अनंत पर है। तो देखिए जब हम वस्तु को रखते हैं फोकस पर तो उसका प्रतिबिंब हमें अनंत पर मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारा वस्तु है इस वस्तु को कहाँ पे रखना है कि फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए यदि हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो अनंत पर का जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है, इसलिए इसका आंसर होगा घ नंबर। ये सभी बात हमको पता है पहले से, क्योंकि हमने पहले किरण आरेख बनाए हैं। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब तथा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हम लोग देखे हैं, इसलिए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? घ नंबर अनंत पर होगा। यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है फिजिक्स बाय बबीता, और वहाँ पे थंबनेल पर लिखा होगा कि जो आपको जो टॉपिक पढ़ना है वहाँ पे आप देखकर उसमें पढ़ सकते हो। तो अब देखिए इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये फॉर्मूला से है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो देखिए ऑप्शन है दुगुनी, फिर ख नंबर में है आधी, फिर ग नंबर में है चौथाई, और घ नंबर में है बराबर। तो देखिए एफ बराबर जो फॉर्मूला होते हैं r/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो r/2 हमारा फॉर्मूला होता है। तो जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, आधी होती है। अब देखिए इसका 10 नंबर है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु, अर्थात वस्तु को हम बिंब बोलते हैं, तो वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। अब देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जो ये वस्तु है, ये वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? फोकस और ध्रुव के बीच है। देखिए ये वस्तु जो रखी है ए बी, ये वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए इसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है और कैसा प्राप्त होता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक और बड़ा, और फिर ख नंबर में है वास्तविक और छोटा, ग नंबर में है आभासी, काल्पनिक और बड़ा। आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। घ नंबर में है आभासी और छोटा। तो देखिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें है अवतल दर्पण और वस्तु को रखे हैं हम ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो इसका जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। अर्थात वस्तु की स्थिति हम वस्तु को कहाँ पे रखें कि प्रतिबिंब है वो हमें आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता होगा, और वस्तु से आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में है वक्रता केंद्र पर, ख नंबर में है वक्रता केंद्र से परे अर्थात वक्रता केंद्र से दूर, ग नंबर में है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और घ नंबर में है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। तो देखिए यदि हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी तथा सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए जो 11 है उसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। अब मोटर गाड़ी होता है उसके चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। तो 12 का जो आंसर होगा वो ख नंबर होगा। अब देखिए इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, फिर है काल्पनिक और सीधा, फिर है वास्तविक और उल्टा, फिर है वास्तविक और सीधा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा काल्पनिक और सीधा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। अब देखिए इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर में हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए जो 14 है उसका आंसर हो जाएगा क नंबर।
अब देखिए इसका जो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है उत्तल दर्पण, और फिर ख नंबर में है अवतल, ग में है समतल और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ख नंबर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। अर्थात जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वस्तु की जो दूरी है उस दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है, तो वो दर्पण हो सकता है। कैसा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में है समतल, ख में है उत्तल समतल अथवा उत्तल, और फिर घ नंबर में है अवतल। तो जो हमारी दर्पण है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण से किसी भी दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है। तो देखिए समतल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा होता है और उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब सीधा होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ग नंबर होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि संबंध f बराबर r/2 सत्य है। अब संबंध f बराबर r/2, ये जो हमारी फोकस दूरी बराबर है फॉर्मूला r/2, तो ये किसके लिए सत्य हो सकता है। यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर में है उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं। ख नंबर में है कि अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ग नंबर में है उत्तल अथवा अवतल दोनों दर्पणों के लिए। घ नंबर में है ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे देखिए f बराबर r/2 हम लोग ने जब फार्मूला सिद्ध किए थे तो हम लोग ने किया वहाँ पे अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों में आप फार्मूला सिद्ध कर सकते हो, इसीलिए यहाँ पे और जो हम आंकिक प्रश्न बनाते हैं तो ये जो फार्मूला है f बराबर r/2 दर्पण अवतल है या उत्तल हो हम दोनों के लिए यूज करते हैं ये, लेकिन हमें चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हम यूज तो दोनों के लिए करते हैं ना, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों हम लोग f बराबर r/2 को हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 17 का ग नंबर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र 1.35 में सही किरण आरेख रे डायग्राम को चुने। अर्थात यहाँ पे चित्र है 1.35, इसमें से हमें सही किरण आरेख को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर जो किरण आती है वो किरण उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये किरण आपतित हुई है लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुड़ गई है, अर्थात इसका परावर्तन हो गया है। लेकिन समतल दर्पण का जो हम डिफिनेशन पढ़े थे कि समतल दर्पण में जब कोई किरण आपतित होती है यह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, अर्थात जिस दिशा में आई फिर इसी दिशा में वो जाती, लेकिन ये हो गया गलत। अब देखिए यहाँ पे जो ख नंबर ऑप्शन है यहाँ पे दिया गया एक उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में जो हमारी किरण आती है उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इस दर्पण के लिए यहाँ पे देखिए फोकस दर्शाया गया है, तो ये जो परावर्तित किरण है ये फोकस से होकर जाना चाहिए लेकिन ये यहीं से परावर्तित हो गई है। अब देखिए ये भी आंसर हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब देखिए ग नंबर में है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, अब ये दर्पण ये जो हमारा दर्पण है ये अवतल दर्पण है। अब देखिए प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आती है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, लेकिन यहाँ पे किस पे होकर गई है, वक्रता केंद्र से होकर गई है। जबकि हमने किरण आरेख में पढ़े थे कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वो वक्रता केंद्र के पथ पर ही वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ पे तो किरण वक्रता केंद्र से गई ही नहीं है। यहाँ पे हमारी किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुई है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसका जो घ नंबर ऑप्शन है यहाँ पे देखिए दर्पण है हमारा अवतल, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। अब देखिए वक्रता केंद्र से किरण गई है लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद फिर वक्रता केंद्र से ही लौट गई है, तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो राइट है, इसलिए 18 का घ नंबर ऑप्शन राइट है। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक निगेटिव है, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, अब हमें कैसा प्रतिबिंब यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये गोलीय दर्पण है जिसका प्रतिबिंब, जिसके बने जो प्रतिबिंब है प्रतिबिंब का मान अर्थात आवर्धन का मान ऋणात्मक है, अर्थात m का मान ऋणात्मक है। तो मैंने आपको बताई थी जब हम आवर्धन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आए तो प्रतिबिंब उल्टा है, यदि आवर्धन का मान धनात्मक आए तो वो जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। तो यहाँ पे है आवर्धन का मान ऋणात्मक, तो जब ये ऋणात्मक है तो वो प्रतिबिंब होगा उल्टा अर्थात इन्वर्टेड, तो 19 का घ नंबर ऑप्शन राइट है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सेकंड है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे, तो चलिए हम ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं।
तो देखिए हमारा जो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश डॉट 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 चलता है, अर्थात प्रकाश किस दिशा में चलता है। तो हमें पता है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है, अर्थात यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है और इस खाली स्थान में हमें फिल करना है अर्थात भरना है। तो देखिए प्रकाश सरल रेखा में चलता है, तो यहाँ पे हो गया सरल रेखा। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, यहाँ पे देखिए वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण हो सकता है। तो जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है तो वो हमारा जो दर्पण है वो होता है समतल दर्पण। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, समतल दर्पण होगा। अब देखिए इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे फील है अर्थात खाली स्थान दिया गया है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा, यहाँ पे खाली स्थान है, कोण के बराबर होता है। अब देखिए किसी दर्पण में आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा परावर्तन कोण। अब देखिए इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, अर्थात गोलीय दर्पण की ध्रुव जहाँ पे P होती है वहां से लेकर के फोकस दूरी अर्थात F तक के बीच के दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पे क्या होगा, फोकस दूरी। अब देखिए इसका 6 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुनी होती है, अर्थात R बराबर हम लोग लिखते हैं 2F अर्थात फोकस की दुगुनी। तो यहाँ पे जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या वो क्या है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पे फील्ड दिया गया था अर्थात खाली स्थान था और इस खाली स्थान में हमें भरना था कि कौन दर्पण में हमें वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब मिल सकते हैं, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब। तो देखिए हमारा समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक बनता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया कि वास्तविक और आभासी दोनों होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में तो हमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा अवतल दर्पण। अब देखिए इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डॉट और डॉट प्रतिबिंब ही बनते हैं। उत्तल दर्पण में कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के डॉट 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 निकलती है। तो जब कोई किरण दर्पण के फोकस की दिशा में आती है, आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ही निकलती है, इसलिए इसका आंसर होगा समांतर। अब देखिए निर्देशांक चिन्ह परिपाठी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे देखिए चिन्ह परिपाठी है, तो चिन्ह परिपाठी यहाँ पे देखिए आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें देखिए चिन्ह परिपाठी का ये डायग्राम है और इसमें जो किरण आपतित होती है अर्थात दर्पण पर जो किरण गिरती है आती है तो वो होती है आपतित किरण। तो आपतित किरण के दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है, चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो। अवतल दर्पण रहेगा तो जिस दिशा में किरण आपतित होगी वो दूरी धनात्मक, या उत्तल दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण में जिस दिशा में आपतित किरण आएगी वहाँ का सभी दूरी धनात्मक होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर दिया गया 11 नंबर कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है, तो सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव अर्थात P से हम लोग मापते हैं, तो यहाँ पे ध्रुव से मापी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाठी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाठी के अनुसार जो अवतल दर्पण होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऋणात्मक होती है। अब देखिए इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के जो अनुपात होते हैं उसे हम बोलते हैं आवर्धन। तो यहाँ पे हो गया आवर्धन। अब देखिए इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है।
आवर्धन का धनात्मक मान डॉट 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 प्रतिबिंब इंगित करता है। अर्थात जब हमारा आवर्धन है m, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। यदि m का मान हमारा धनात्मक आता है, प्लस में आता है, तो हम उस प्रतिबिंब को क्या बता सकते हैं? तो m का मान अगर हमें धनात्मक मिल रहा है तो वो प्रतिबिंब आभासी तथा काल्पनिक इंगित करता है। ओके, तो ये हो गई हमारी 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा अवतल दर्पण। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? अर्थात वक्रता त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है R/2। तो हमें पूछ रहा है यहाँ पे फोकस दूरी, अर्थात F पूछ ही रहा है। तो देखिए यहाँ पे R अर्थात वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो R हमारा यहाँ पे मान दिया गया है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 32 और बटे में लिखेंगे 2। तो फिर 2 से इसको 32 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 16, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 16 सेंटीमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु अर्थात वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। तो एक वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है वो किसमें बन सकता है? केवल और केवल एक अवतल दर्पण में बन सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बराबर होते हैं। अर्थात जितनी दूरी पर वस्तु है, वस्तु दूरी बराबर ही होगा प्रतिबिंब दूरी। और अवतल जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में हमें वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसलिए जो 17 नंबर था इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये हमारा खत्म हो गया। अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय हमारा प्रश्न है। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की कितनी परावर्तित हो सकती है। तो समतल दर्पण पर जो आपतित किरण आती है तो उसको कितनी परावर्तित होती है? तो समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण को केवल एक ही परावर्तित किरण हो सकती है। अर्थात जब एक आपतित किरण आएगी तो उसका परावर्तन भी एक ही होगा। इसीलिए जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली जो किरण होती है उसका परावर्तन किरण एक ही होती है। अब देखिए इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। अर्थात हमें समतल दर्पण पर जो लंबवत पड़ने वाली जो किरण होती है वो किस प्रकार से परावर्तित होती है। तो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित होती है। अर्थात हमारा जो दर्पण है वो क्या है? समतल दर्पण है, और इस पर जो किरण आपतित होती है, मान लीजिए यहाँ पे हम बनाते हैं ये हमारी कोई दर्पण है और ये हमारी कौन सी समतल दर्पण है, और इस पर जो किरण आएगी इस तरीके से, आपतित किरण इस तरीके से आएगी, तो फिर वो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर इसी दिशा में उसी पथ पर वापस इस तरीके से लौट जाएगी। अर्थात जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण होती है ये परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन का मान कितना होता है। अर्थात हमारा दर्पण है समतल, तो समतल दर्पण के लिए अभिलंब आपतन के लिए जो परावर्तन कोण का मान होगा वो 0 होगा। यहाँ पे देखिए इसी डायग्राम से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे देखिए समतल दर्पण है और ये जो आपतित किरण है, क्वेश्चन है हमारा कि आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण, देखिए ये किरण आएगी और फिर यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे तो कोई कोण नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ये किरण, दोनों किरण के बीच का जो कोण है वो क्या है? 0 डिग्री का कोण है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब देखिए इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस में क्या संबंध है। समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर ही होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा वस्तु दूरी इज इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, अर्थात वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि गोलीय दर्पण अर्थात एस्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखना है। तो देखिए गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं?
फर्स्ट होते हैं हमारा अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और सेकंड होते हैं हमारा उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो यही हमारे थे दर्पण का प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद उसका नाम था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। ये थी हमारी 6 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। अर्थात गोलीय दर्पण के जो मुख्य अक्ष होते हैं हम किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात जो हमारी दर्पण होती है, दर्पण की जो ध्रुव होती है पी से लेकर के वक्रता केंद्र अर्थात सी तक की दूरी को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये सब बात आपको पहले से ही पता होगा। अब देखिए इसका जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस क्या होगी, अर्थात फोकस की क्या परिभाषा होगी, अर्थात फोकस किसे कहते हैं। तो देखिए किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जो होती है वो परावर्तन के बाद मिलती ही प्रतीत होती है, वो कहलाती है वो बिंदु हमारी फोकस को हम लोग यहाँ पे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। तो यही थी हमारी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में, अर्थात एफ बराबर r/2। अब देखिए इसका जो 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। अर्थात वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होना चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, लेकिन उसमें जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि आवर्धित बनना चाहिए अर्थात बड़ा बनना चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा तथा सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब ही बनता है। तो हमारा जो दर्पण होगा कौन सा होगा, अवतल दर्पण। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि एक दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो एक अवतल दर्पण है, इसमें जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमें आभासी और वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो देखिए जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इसलिए जो वस्तु को रखेंगे फोकस एफ और ध्रुव के बीच रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। हमारे जो वस्तु है ये अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात सी और उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा। तो देखिए कोई भी वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है। तो देखिए यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वहीं पे बनेगा, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा और प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे देखिए जो वस्तु है ए डैश और बी डैश ये है वक्रता केंद्र पर अर्थात सी पर वस्तु रखी गई, लेकिन इसका प्रतिबिंब भी इसी पर बन रहा है ए डैश बी डैश। वस्तु है ए बी, उसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो ये बात भी यहाँ से स्पष्ट हो गई। अब देखिए इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो u का चिन्ह क्या होगा अवतल दर्पण में। तो देखिए आपको पता होगा वस्तु दूरी u अर्थात दर्पण अवतल है या उत्तल है, वस्तु दूरी जो u होती है उसका मान ऋणात्मक ही होती है, इसलिए जो u का मान है वो क्या है, ऋणात्मक होगा। आप देखिए इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। अर्थात 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया और दर्पण का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण यहाँ पे अवतल है, तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक में होती है तथा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे जो वस्तु दूरी होगी वो होगी 15 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण अवतल हो या उत्तल वस्तु दूरी तो ऋणात्मक में ही होगी। तो फोकस दूरी f बराबर -10 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमें यहाँ से निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f।
तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 चीज़ का वैल्यू पता है, तो हमें एक चीज़ आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। एफ का भी वैल्यू हमें यहाँ पे से पता है और यू का भी वैल्यू पता है। तो देखिए 1/v अर्थात यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो 1/v यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस में 1/u। तो देखिए हम यहाँ पे 1/u जो था ये था लेफ्ट साइड में और इसको हम ले गए राइट साइड में। तो जब ये लेफ्ट साइड में थी अर्थात बराबर के इस साइड थी तो ये थी प्लस में, यदि इसको राइट साइड अर्थात बराबर के इस साइड लाए तो ये आ जाएगी माइनस में। ये समीकरण का नियम है। तो यहाँ पे देखिए माइनस में ये इधर प्लस में थी और बराबर की साइड लाए तो ये हो गई माइनस में 1/u। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो देखिए 1/v इक्वल टू 1/f। तो 1 तो यहाँ पे है तो 1 देंगे, लेकिन है f का मान हमें माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हो या नीचे भी लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पे माइनस ऊपर में लगा दी, तो -1 और जो f का वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर, तो हमने दे दी यहाँ पे 10। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे दी, उसके बाद 1 है तो देखिए ये भी माइनस में ही है, तो हमने माइनस को ऊपर ही लगा दिया अर्थात -1। और इसके बाद u का मान क्या है, प्लस में है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे माइनस ऊपर में लगा दी बटे में 15 इक्वल टू यहाँ पे देखिए -1/10 -1/10 लिख दिए वैसे ही, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दी, 1 का 1 लिख दिया और फिर 15 लिख दी। उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 और 10 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30, तो 15 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 या 30, तो यहाँ पे होगा माइनस में है 1 तो 10 या 30 तो -30, प्लस है तो प्लस देंगे, 15 दूनी 30 तो 2 एकान 2 तो यहाँ पे होगा 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह देखा जाता है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो हमारी है वो है 3 और 3 का जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस में है। तो जब माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन चिन्ह है यहाँ पे बड़ा 3 है ना, तो 3 का जो चिन्ह है वो है माइनस में, इसलिए 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 आएगा, वो भी हमारी माइनस में, तो -1/3। अब देखिए हम तो वैल्यू निकाल रहे थे 1/v बराबर, तो 1/v का जो वैल्यू है वो है -1/30। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 है 1 से करेंगे तो 31 30 31 = 30 इक्वल टू माइनस में 1 है और v है तो माइनस में ये हो जाएगा v। अब देखिए फिर इसको उसी तरीके से बराबर की साइड था ये, तो ये हो गई माइनस में थी तो इस साइड लाए अर्थात लेफ्ट साइड में, तो ये हो गई धनात्मक, और फिर जब इसको बराबर की साइड लाए 30 को तो ये इधर थी लेफ्ट में, इधर आएगी राइट में, तो ये आएगी माइनस में 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब का वैल्यू हमने यहाँ पे पहले निकाल ली। उसके बाद प्रकृति देखिए, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। जब ये v का मान हमारा ऋणात्मक आया तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, हमने दर्पण में जब चिन्ह परिपाठी देख रहे थे तो उसमें देखे थे जो हमारा प्रधान अक्ष था उसके नीचे अर्थात कोई भी वस्तु हमारा जो प्रतिबिंब है वो नीचे की ओर बनेगा, अर्थात जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पे प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के नीचे की जो दूरियां होती है वो माइनस में होती है, तो ये जो हमारी प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा हमें उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। यहाँ पे देखिए दर्पण है अवतल, अब किस दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो देखिए हमको पता है कि जब वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, अर्थात वस्तु दूरी बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन भी वही बोल रहा था कि किस दूरी पर हम वस्तु को रखें कि उसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आपका स्क्रीन पर जो डायग्राम दिख रहा है इससे स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल अवतल। तो अवतल दर्पण में तो तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उत्तल दर्पण। अब देखिए इसका जो 70 नंबर क्वेश्चन है कि क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, अर्थात यहाँ पे जो वस्तु है वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखिए उत्तल दर्पण में तो कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता।
उत्तल दर्पण में केवल कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। उत्तल दर्पण में हम कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकते। ओके, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, तो यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है? तो अवतल, यहाँ जो फोकस दूरी है वो है माइनस में, तो आपको पता होगा कि माइनस में फोकस दूरी तो अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो प्लस में होती है। तो यहाँ पे जो दर्पण होगी वो कौन सी दर्पण होगी? अवतल दर्पण होगी। अब हम देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दे, अर्थात आवर्धन किसे कहते हैं? तो देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो वही यहाँ पे आवर्धन का हमें परिभाषा लिखना था कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आवर्धन हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है? जो कि हमारा जो आवर्धन है उसका एम हमारा आया है धनात्मक, अर्थात प्लस में आया है। तो जब आवर्धन एम का मान धनात्मक में आता है तो यह ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2, हमारी फोकस दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पीछे सारा फॉर्मूला बता दी हूँ। एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो देखिए फोकस दूरी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं ना, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, लेकिन फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे स्मॉल एफ बराबर फॉर्मूला था r/2। आर किसको बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या को। तो देखिए वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 और बटे में है 2, तो हम दे देंगे 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 10। तो एफ बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर। यही हमारी थी फोकस दूरी ज्ञात करना। तो कितना हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका जो 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग बतावे, अर्थात उत्तल दर्पण का एक उपयोग को यहाँ पे लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में साइड मिरर और पीछे देखने के लिए आईने के रूप में किया जाता है। जो हमारी स्कूटर होती है, मोटर कार होती है, तो इसमें जो साइड मिरर हम जो लोग पीछे देखते हैं, पीछे आईने के रूप में, उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पे 32 वक्रता त्रिज्या दिया गया है, आर बराबर 32 सेंटीमीटर और एफ बराबर दिया गया है वाट। तो देखिए एफ बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? r/2। तो आर यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। तो एफ आर दिया गया है 32, तो हम देंगे यहाँ पे 32 बट्टे है 2, तो हम दे देंगे 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 16। तो एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। यही हमें यहाँ पे पूछ रहा था। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत के आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हम लोग कहते हैं। तो यही थी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं। ये सारा बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब देखिए हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है, अर्थात जो हमारा आवर्धन का मान है वो धनात्मक में है +1। तो इसका आंसर है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और m का धनात्मक मान का चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, यह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष, अर्थात वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब हमारा सीधा अर्थात इरेक्ट है। तो यही बताता है हमारा आवर्धन बराबर +1 का मीन्स, अर्थात आवर्धन बराबर +1 का क्या अर्थ है? तो +1 का अर्थ है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब हमारा वस्तु के अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ओके, अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C है, पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी? तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 दर्पण बना ली हूँ। तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है, लेकिन यहाँ पे जो वक्रता केंद्र है वस्तु कहाँ पे रखना है? हमें जो किरण है वो किरण हमें वक्रता केंद्र से लानी है। तो यहाँ पे देखिए ABC कोई किरण आपतित होती है, तो यहाँ पे मैंने अवतल दर्पण बनाई हूँ और ये है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण का यहाँ F है, यहाँ C है और यहाँ P है, अर्थात ये है ध्रुव, फोकस ये है, ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के दिशा में जो किरण आपतित होती है दर्पण से परावर्तन के उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और फिर उत्तल में भी आप देख सकते हो कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में कोई किरण आपतित होती है तो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इसका होगा कि किरण उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ओके,
अब देखिए यहाँ पे जो 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण के कितना उपयोग? दो उपयोग लिखना है। तो देखिए अवतल दर्पण के निम्नलिखित प्रमुख दो उपयोग हैं। फर्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, ये हमारी फर्स्ट उपयोग। और सेकेंड उपयोग कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये थे हमारे अवतल दर्पण के दो उपयोग। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।